धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले के चरणों में मेरा नमन। आप सब यहाँ पे काशीवासियों को मेरा प्रणाम। मेरे अग्रज, मेरे अनुज, मेरी माताएं, बहनें, आप सबको मेरा प्रणाम। और ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपनी बात रख सकूं। और आज जो विषय है उसमें मेन जो लड़ाई हमारी चल रही है, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मिस्टर अश्विनी उपाध्याय जी भी हम लोग के साथ हैं। तो जो पूरा हम लोगों का दुख और दर्द है, जो अलग अलग फोरम पे हम लोग उठाते रहते हैं, कभी सक्सेसफुल होते हैं, कभी अनसक्सेसफुल होते हैं, पर हम लोगों का जो दुख और दर्द है वो ये है कि हिंदू समाज के लोग इस देश में ऐसे कानून बनाए गए हैं कि 8वें दर्जे के नागरिक और उससे भी ज्यादा, जिसे कह सकते हैं 16वें दर्जे के नागरिक होने पे मजबूर हो चुके हैं। और इन कानूनों के खिलाफ जो एंटी हिंदू हैं, हिंदू समाज के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ हम लोगों को मिलकर संगठित होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और मैं अपने आज के वक्तव्य में कुछ उन ऐसे कानूनों को आपके सामने चिन्हित करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, जो ओपनली हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने का काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम अगर आप देखें तो मैं यहां से शुरू करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी है, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी, जिसमें 13 माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की 13 आज तक की सबसे लेंथीएस्ट हियरिंग रही है। सबसे बड़ी खंडपीठ ने इसकी सुनवाई की है और इस पे जजमेंट दिया है, और उस जजमेंट का नाम है केशव नंदा भारती केस। ये सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस ने इसमें अपना जजमेंट पारित किया, और उसमें एक थ्योरी प्रपाउंड की गई, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो पार्लियामेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये समय समय पे सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करेगी। जब ये जजमेंट प्रोनाउंस किया गया 13 जजेस के माध्यम से, तो वो जजमेंट उतना क्लियर नहीं था, और इस पे एक कंक्लूजन बनाया गया जजमेंट का, जजमेंट की समरी बनाई गई, और उस समरी को 13 में से सिर्फ 9 जज ने साइन किया, 4 जजेस ने साइन नहीं किया। और जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये उस समय के उस केस में जो सीनियर काउंसिल अपीयर हुए थे मिस्टर टी.आर. अंधियार्जुना, उन्होंने इसको अपनी किताब में लिखा है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ केशव नंदा भारती। तो आज अगर हम संविधान में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं, आज अगर इस देश की संसद 20 राज्य लोकसभा राज्यसभा ये चाहती है कि हम एक ऐसा कानून लाएं जिससे जजेस की नियुक्ति पारदर्शी हो, एनजेएसी आए, या और भी चीजें हैं, मान लीजिए सेकुलरिज्म के कंसेप्ट को हटाना चाहते हैं, तो हर चीज में आर्गुमेंट हमारे सामने ये आता है, और हर चीज में वो सारी चीजें जुडिशरी में चैलेंज होती हैं इस माध्यम से कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। मैं आपके सामने ये बोलना चाहता हूं, जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम दिया 2016 में, तो ये मेरा विषय था और इस पे मैंने थीसिस रखी कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी नाम की कोई चीज ही नहीं है, और इतना वाइड टर्म कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है ये आज तक किसी को क्लियर नहीं हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, जो संविधान का ओरिजिनल आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। उस कंसल्टेशन शब्द को मतलब राष्ट्रपति जितने जजेस को अपॉइंट करेंगे वो कंसल्ट करके अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। उस कंसल्टेशन को कॉन्करेंस पढ़ा गया बाय फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस, और यह थोप दिया गया कि जो कोलिजियम रेकमेंड करेगी उसको सरकार को मानना पड़ेगा। और इसके लिए थ्योरी लाई गई कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का अभिन्न अंग है। तो मैं सिर्फ आपके सामने सबसे पहला विषय रखना चाहता हूं कि हमें और आपको जो हम लोग के राइट्स को कर्टेल किया जा रहा है, जो हम लोग एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सपना देख रहे हैं, जो हम लोग एक ऐसी जुडिशरी का सपना देख रहे हैं जो कोलिजियम सिस्टम से अलग हो, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की इस थ्योरी के खिलाफ संगठित होकर मिलकर आवाज उठाएं। दूसरा विषय, मैं कुछ ऐसे कानून आपके सामने चिन्हित करना चाहता हूं जो हमारी आत्मा को झंझोड़ते हैं।
संविधान में एक विषय ऐड किया गया, दो शब्द ऐड किए गए 42nd अमेंडमेंट से 1976 में, और वो दो शब्द हैं सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म। जब संविधान सभा में सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के ऊपर डिबेट हुई, चर्चा हुई, तो इसको 3 बार रिजेक्ट किया गया, और सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म वर्ड को संविधान निर्माताओं ने, ओरिजिनल फोरफादर्स ने संविधान में ऐड नहीं किया। इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने 42nd अमेंडमेंट लाके प्रीएम्बल में बैकडेट से उसको इंसर्ट किया। मैं विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो प्रीएम्बल में एंड में क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशल सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और उसके एंड में लिखा है, एंड की जो 2 लाइनें हैं, वी ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू अडैप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम भारत के लोग 26 नवंबर 1949 को संविधान को, अपने आप को समर्पित करते हैं, संविधान के प्रति अपनी समर्पण जाहिर करते हैं। तो वो एक शपथ थी जो भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को ली थी। कभी आपने ऐसा देखा है क्या किसी भी लीगल हिस्ट्री में कि एक शपथ जो 26 नवंबर 1949 को ली गई, उस शपथ को आगे चल के अमेंड किया जाए? अगर शपथ लेनी थी तो दूसरी शपथ डालते, प्रीएम्बल में दूसरा प्रीएम्बल डालते, पर उस शपथ को अमेंड किया गया 42nd अमेंडमेंट से, और उन वर्ड्स को ऐड किया गया जिसके ऊपर हेवीली डिस्कशन हो चुका था, और सेक्युलरिज्म वर्ड को ऐड करने का प्रपोजल रिजेक्ट किया जा चुका था। आज सेक्युलरिज्म की परिभाषा भी डिफाइन नहीं की गई है। क्या पंथ निरपेक्ष है? कौन सेक्युलर होगा? सरकारें सेक्युलर होंगी कि लोग सेक्युलर होंगे? इसमें बहुत बड़ा डाउट है। पर जितनी बातें रेस की जाती हैं, चाहे वो राम मंदिर का आंदोलन हो, चाहे वो ज्ञान व्यापी का हो, चाहे वो मथुरा का हो, हर एक बात में बोला जाता है कि ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि सेक्युलरिज्म है क्या। जब आपने लोगों को अपने धर्म का अधिकार दिया है आर्टिकल 25 में, और हर धर्म ये मानता है कि वो सुप्रीम है, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज के लोग हो, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हो, तो सेकुलर लोग नहीं होते हैं। मेरा आपके सामने निवेदन ये है, मैं ये बात रखना चाहता हूं कि लोग कभी सेकुलर नहीं होते हैं। अगर सरकारों को लोगों में, सिटीजन्स में भेदभाव नहीं करना है तो वो सरकारों की ड्यूटी है। पर ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया गया, ऐसी बातें बताई गई कि आप लोग सेकुलरिज्म मानने के लिए बाउंड हैं, और आज सेकुलरिज्म की घटना ऐसी है, और आज सेकुलरिज्म का एक ऐसा मुखौटा हम लोग के ऊपर थोपा गया है कि 2013 में हमने देखा कि मेरठ में गैंग रेप हुआ। आज हम मेवात में देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं। अश्विनी भाई की जितनी मेजॉरिटी ऑफ पीआईएल्स हैं, अगर आप उनका दुख और दर्द देखेंगे, और जिस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की आवाज आज अश्विनी भाई उठा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रूट कॉज है सेक्युलरिज्म। और सारी पीआईएल, ज्यादातर तो अश्विनी भाई को सक्सेस मिलती है, पर कुछ ऐसी चीज, मैं आपके मंच के माध्यम से मेरे सीनियर, मेरे बड़े भाई अश्विनी उपाध्याय जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो समाज की आत्माओं को झकझोरते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि पीआईएल रिजेक्ट हो गई। मैं अश्विनी भाई के लिए यहां पे तालियां बजाना चाहता हूं कि अश्विनी भाई की पीआईएल रिजेक्ट हुई है, पर अश्विनी भाई के मुद्दे आज भी जिंदा हैं। और हमारी आपकी ड्यूटी है कि हमें इस बात से सीख लेनी चाहिए कि आज जो लोग लड़ रहे हैं, पीआईएल रिजेक्ट होना, पीआईएल अलाउ होना, ये तो क्षणिक विषय है, पर जो मुद्दे हैं अश्विनी भाई के, वो शाश्वत मुद्दे हैं, और उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। उसको अगर कोर्ट उसको नहीं सुन रही है, तो इसीलिए आज जो 2 वकील आपके सामने आए, इसीलिए आए हैं कि हम आपके अंदर ये चेतना पैदा कर सके कि ये आपसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, और इसको कभी ना कभी हम लोगों को मिलकर रेस करना। इसके बाद आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कितना बड़ा विडंबना है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आज रजिस्टर करती है, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29B के तहत एक डिक्लेरेशन देती है कि हम सेकुलर रहेंगे, हम सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल से अबाइड करेंगे। कितना बड़ा विरोधाभास है। ऑल इंडिया मजलिस मुसलमीन, AIMIM, इसने भी यही डिक्लेरेशन दिया। और कितना बड़ा विरोधाभास है कि अगर आप AIMIM पार्टी का संविधान पढ़ेंगे, तो उन्होंने सारी स्कीम्स और संविधान, उनकी जो पार्टी का, उसका पूरा दृष्टिकोण सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के बेनिफिट के लिए बनाया है।
तो एक तरफ तो आपने डिक्लेयर किया सेक्शन 29B रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कि हम सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल से अवॉइड करेंगे, और दूसरी तरफ आपका जो पूरा दृष्टिकोण है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के बेनिफिट के लिए बना हुआ है। ये बहुत बड़ा विषय है और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोमई के केस में यह होल्ड कर दिया कि सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए मैंने अपनी बात की शुरुआत की कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म होना चाहिए। सेक्युलरिज्म के इस फेक नैरेटिव को, झूठे प्रिंसिपल को हमें आपको मिलकर संगठित होकर लड़ने की जरूरत है। और साथ ही साथ हम लोग आपस में लीगल फेटर्निटी में बात करते थे कि आज देश में गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है और दो तरह की कोर्ट बना देनी चाहिए, एक कोर्ट अमीर के लिए और एक कोर्ट गरीब के लिए। और मैं आपको बताने में मुझे दुख हो रहा है कि एक्चुअली आज सच में दो कोर्टें बन चुकी हैं, कमर्शियल कोर्ट्स। अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए से ऊपर आपका मामला है और आपके अंदर कोर्ट फीस देने की ताकत है तो आप दिल्ली हाई कोर्ट में और अलग अलग हाई कोर्ट में डायरेक्ट ओरिजिनल सिविल सूट फाइल करिए और आराम से एसी कोर्ट में उसके लिए आप आर्ग्यूमेंट करिए। और हम हैं सोशलिस्ट, तो सोशलिज्म के प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ाते हुए कमर्शियल कोर्ट्स का गठन हुआ है। आज अगर मुझे अपने देवता के लिए केस फाइल करना है, चाहे वो ज्ञान व्यापी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो भोजशाला हो, चाहे वो टीले वाली मस्जिद हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, तो हमें जाना पड़ेगा सिविल जज सीनियर डिवीजन क्या, उसके बाद उसकी अपील जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर उसकी आएगी सेकंड अपील हाई कोर्ट में, फिर उसकी एसएलपी आएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो 4 टियर सिस्टम बनाया है हमारे लिए। और वहीं पे अगर आपके पास धन है, पैसा है, तो आप सीधे हाई कोर्ट जाइए और उसकी आप एसएलपी में या फर्स्ट अपील में डिवीजन बन जाइए, फिर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाइए। तो पॉइंट इन इश्यू ये है कि डिस्क्रिमिनेशन का जो भाव है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अपनी बात को रखते हुए आपके सामने बताना चाहता हूं, सच्चर कमेटी जो मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाई थी सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष की बैकवर्डनेस देखने के लिए, वो एक बहुत बड़ा विषय है। सच्चर कमेटी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया हुआ है और हमें आज तक ये एक बोध था, ज्ञान था कि सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस लागू नहीं हो रही। पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने हमेशा माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स अपनाते हुए माइनॉरिटीज को स्पेशल बजट प्रोवाइड किया। आज की डेट में माइनॉरिटी अपीजमेंट का जो बजट है वो 3200 करोड़ रुपए है, जिसमें वक्फ के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन की योजना है, जिसमें माइनॉरिटी समुदाय, और माइनॉरिटी मतलब स्पेसिफिकली मुस्लिम समुदाय, माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल अगर वो यूपीएससी की कोचिंग में करना चाहते हैं तो उसके लिए समर्थन देने की योजना है। और ये सारा चीजें हमारे आपके टैक्स पेयर के मनी से यूज की जा रही हैं, आर्टिकल 27 भारतीय संविधान का मर्डर करते हुए। तो ये एक सबसे बड़ा विषय है कि सच्चर कमेटी की योजनाएं कैसे लागू हो रही हैं और कैसे इस देश में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और माइनॉरिटिज्म बढ़ रहा है, कैसे इस देश में आर्टिकल 27 का वायलेशन करते हुए, उसका मर्डर करते हुए माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल योजनाएं चलाई जा रही हैं। और यही बात संविधान सभा में उठी थी कि माइनॉरिटी को स्पेशल चश्मे से देखने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति की जाए। और उस समय संविधान सभा में सरदार पटेल ने कहा था कि अगर यहां की माइनॉरिटी इतनी वेल निट है कि अपने दम पे अपने पॉपुलेशन के आधार पे इस देश का बंटवारा कर सकती है, तो इनको कोई स्पेशल अधिकार देने की जरूरत नहीं। उस सोच के खिलाफ आर्टिकल 29-30 संविधान में ऐड किया गया और आज आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फल फूल रहे, पनप रहे हैं और उनका जो पैसा है वो एक कॉज के लिए, एक चीजों के लिए उपयोग किया जाता है। दुर्भाग्य यह है कि हमें आपको भी अपने बच्चों को इस माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भेज के बहुत गौरव महसूस होता है। और साथ ही साथ मैं ये बात रखना चाहता हूं आज आपके सामने कि हमारे गुरुकुल परंपरा जो है वो बंद हो चुकी है। आज आप कोई एक ऐसा उदाहरण नहीं पाएंगे कि संस्कृत के लिए गुरुकुल खुला हो संस्कृत पढ़ाने के लिए, क्योंकि माइनॉरिटी 2 तरह की होती है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी। संस्कृत अगर देखा जाए तो पूरे देश में हर एक राज्य में माइनॉरिटी भाषा है, पर संस्कृत के लिए आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं पाएंगे जो खुला हो और जिसको केंद्र सरकार या राज्य सरकार फंडिंग कर रही हो, अनुदान कर रही हो। और हमारे आपके पास एक ऐसा प्रोविजन नहीं है कि मैं विष्णु शंकर जैन या अश्वनी उपाध्याय संस्कृत भाषा नर्सरी से पढ़ते हुए वकील डॉक्टर बनूं और मेरी डिग्री को रिकॉग्नाइज किया जाए। यह सिर्फ और सिर्फ प्रावधान
एक वर्ग विशेष के लिए बना हुआ है। वो मदरसे में पढ़े, उनकी डिग्री को रिकॉग्नाइज भी किया जाता है और पढ़ते पढ़ते वो डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक जा सकते हैं। इसलिए मैं आपके सामने विषय रखने चाहता हूं कि इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टीएमए पाई का जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने दिया, और एसआर बोमई का जजमेंट, जिसे हमें आपको मिलकर संगठित होकर आवाज उठा के इसको पलटने का काम करना है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा, पहली बार इंडियन लीगल हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि 11 जजेस ने जजमेंट दिया और उसको कोई समझ नहीं पाया। उसके बाद एक दूसरा केस फाइल होता है उस जजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। पीए इनामदार, जब टीएमए पाई में जजमेंट दिया गया 11 जजेस द्वारा कि माइनॉरिटी राज्य वाइज होंगे और माइनॉरिटी कहां तक पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, तो जजमेंट का प्रपोजिशन किसी को नहीं समझ में आया। तो एक दूसरा केस फाइल किया गया पीए इनामदार, और पीए इनामदार के केस का सबसे पहला पैरा है, बिफोर द इंक ऑन द ओपिनियन ऑफ टीएमए पाई वर येट टू ड्राई, दिस कोर्ट्स वर फ्लडेड विद नंबर ऑफ लिटिगेशंस टू गेट द रेशियो ऑफ टीएमए पाई। टीएमए पाई की जजमेंट की इंक भी नहीं सूखी थी, उससे पहले हजारों केसेस सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में फाइल हो गए टीएमए पाई के जजमेंट को समझने के लिए। इसीलिए और आज हम ये मानते हैं कि माइनॉरिटी राजवाइज है, 50% से जो भी कम है वो माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। और मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रखना चाहता हूं, बल पाटिल के जजमेंट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माइनॉरिटिज्म बंद होना चाहिए और इस देश में माइनॉरिटिज्म मल्टीनेशनलिज्म को प्रमोट करेगा। साथ ही साथ इसी माइनॉरिटी और इस माइनॉरिटी अपीजमेंट की श्रृंखला में हम देखते हैं कि 2 कानून इस देश की संसद पारित करती है, वक्फ एक्ट 1995 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पारित किया गया भारतीय संसद द्वारा, और यह हम लोगों को पढ़ाया गया, हम लोगों के दिमाग में, हम लोगों के मस्तिष्क में ठूस दिया गया कि 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति है वो वैसे ही इंटैक्ट रहेगी और राम मंदिर के अलावा आप कोई और मुद्दा नहीं उठा सकते। जब मैंने और मेरे पिताजी ने, हमारी लीगल टीम ने इसकी रिसर्च की, तो हमने पाया कि यह सबसे बड़ा फेक नैरेटिव है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आपने एक ऐसा अध्ययन हम लोगों को देके बताया, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 धार्मिक स्वरूप की बात करता है, रिलीजियस कैरेक्टर को डिटरमाइन करने की बात करता है। और आपके शहर में हमने ये करके दिखाया। बनारस के केस में जब अंजुमन इंतजामिया ने जो ऑब्जेक्शन उठाया कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, मैं आपको ये बता के मुझे बहुत खुशी होती है, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने 12 सितंबर 2022 को यह फैसला दिया कि यह केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट गए अंजुमन इंतजामिया, 20 हियरिंग हुई और 20 हियरिंग के बाद 31 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये होल्ड किया कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है, वो धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है। अगर अपनी बात को एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूं कि अगर आज कोई किसी मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो क्या मंदिर का धार्मिक स्वरूप खत्म हो जाएगा, या वाइसी वर्षा अगर आज कोई मस्जिद में जाके मूर्ति रख दे तो क्या मस्जिद का धार्मिक स्वरूप खत्म हो जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं खत्म हो सकता। और उसके लिए क्या देखना पड़ेगा कि हु इज प्रायर इन टाइम, पहले कौन है वहां पे स्थापित। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहली बात तो ऐसा एक इंटरप्रिटेशन नहीं देता है, और अगर जो इस देश के बहुत जाने माने बैरिस्टर हैं और पॉलिटिकल पार्टी के बहुत बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव फैलाया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश की सेक्युलरिज्म का जीता जागता उदाहरण है, तो मैं आपको यह बात रखना चाहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट करता क्या है। अगर इस इंटरप्रिटेशन को मान लिया जाए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है। मतलब 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति है वो वैसी रहेगी और उसको चेंज करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। पर वो ये भूल जाते हैं कि कोर्ट जाना भी लोगों का बेसिक अधिकार है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। माननीय BR अंबेडकर साहब से पूछा गया था कि आप इस संविधान की आत्मा, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसको आप सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारे संविधान के निर्माताओं ने, ऑनरेबल BR अंबेडकर साहब ने कहा था, मैं लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार, आर्टिकल 32 और जुडिशियल रिव्यू को इस संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर और सबसे मूलभूत अधिकार मानता हूं। तो अगर हमारे बैरिस्टर साहब की बात को मान लिया जाए तो आपने तो लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार ही छीन लिया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि पहली बात,
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं देता है, और इस समय सही समय है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को केंद्र सरकार टोटली रिपील कर दे, और हमें आपको मिलके संगठित होके इसके लिए आवाज उठानी है। मेरे सीनियर माननीय अश्विनी उपाध्याय जी की पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया हुआ है, और भी पीआईएल्स वहां सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जिसमें इस विषय को उठाया गया है। और यह सबसे कोर विषय है, हमारा आपका सबसे कोर विषय है, और मैं ये मानता हूं कि ये धर्म नगरी, काशी की नगरी, यहां से जो बात जाती है वो विश्व पटल पे सुनी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने गए हैं, इसलिए हमें आपको मिलकर संगठित होकर ये आवाज उठानी है कि इस समय फिट समय है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूर्णतः रिपील किया जाए। अगर राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में चल सकता है तो काशी, मथुरा, हजारों मंदिर जो आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए हैं, आज वो अपने अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चाहे वो भोजशाला का मंदिर हो जहां पे संस्कृत की ऋचाएं मिटाई जाती है, हवन कुंड में थूका जाता है, चाहे वो 64 योगिनियों का मंदिर हो मध्य प्रदेश में, चाहे वो कर्नाटक के मंदिर हो, चाहे वो हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे वो काशी का ज्ञान व्यापी परिसर हो, ये सारे मंदिर आज अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और यही चाहते हैं कि कम से कम उनकी बात कोर्ट में सुनी जाए और उनको यह अधिकार दिया जाए कि वो अपनी बात हिस्टोरिकल फैक्ट और फिगर के आधार पे कोर्ट में प्रूव कर सके। पर यह अधिकार भी अगर कोई देने को और रोकने का काम कर रहा है तो ऐसे एक्ट को समाप्त करना चाहिए। मैं आपके सामने ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूं, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी के केस में पहला जो केस फाइल हुआ था वो 1991 में माननीय रस्तोगी जी ने फाइल किया था। 91 से लेकर 2023 तक, आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस समय तक यह केस इसी मझधार में फंसा हुआ है कि यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है कि नहीं होता। जब उन्होंने केस फाइल किया तो सिविल जज सीनियर डिवीजन ने उस केस को डिसमिस कर दिया, यह कहते हुए कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है। उसके अगेंस्ट हिंदू समाज अपील में गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है। 1997 में उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया 1997 में इलाहाबाद हाई कोर्ट गई। 1997 से 2023 तक जब मैं आपके सामने विषय रख रहा हूं, यह केस इसी मझधार में फंसा हुआ है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है कि नहीं है, आज तक डिसाइड नहीं हो पाया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यह सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा एक्ट है जो हिंदू समाज के लोगों के राइट्स छीनता है, हमारे कोर्ट जाने के अधिकार छीनता है, और अगर इस एक्ट को समाप्त किया जाए तो जो लोगों की नॉर्मल रेमेडी है जुडिशियल रिव्यू की, कोर्ट जाने की, वो रेमेडी इंटैक्ट रहेगी। और साथ ही साथ विडंबना देखिए, डिस्क्रिमिनेशन की हद देखिए कि आपने तो एक तरफ एक समाज के लोगों का यह अधिकार छीन लिया कि वो कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, और दूसरी तरफ उसी सरकार ने, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 4 साल में दूसरे एक्ट को पास किया जिसका नाम है वक्फ एक्ट 1995। वक्फ एक्ट 1995 में वक्फ, जो एक धर्म विशेष का वक्फ, एक बोर्ड है, उसको आपने यह अधिकार दिया कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, और अगर उस ऑर्डर से कोई एग्रीव्ड हो, कोई दुखी हो, तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल जाए जो एक तरह से शरिया कोर्ट है, और फिर अगर कोई उस ऑर्डर से एग्रीव्ड हो तो वो हाई कोर्ट जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। तो आप विडंबना देखिए कि एक तरफ हिंदू समाज के लोगों का अधिकार छीन लिया गया कोर्ट जाने का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के माध्यम से, और दूसरी तरफ एक समाज को अधिकार दिया गया कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करिए, उसके बाद लोग वक्फ ट्राइब्यूनल जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। मैं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, इस पवित्र मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या यहां पे किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कोई कानून देखा है क्या, हिंदू समाज के लिए कोई ऐसा ऑर्डर, नोटिफिकेशन, रूल, बाई लॉ, एक्ट, ऐसी कोई भी व्यवस्था देखी है क्या कि आपको यह अधिकार दिया गया हो कि आप किसी भी संपत्ति को हिंदू मंदिर की संपत्ति या हिंदू समाज की संपत्ति घोषित कर सकते हैं? मेरी नजर में तो ऐसा कोई कानून नहीं है। और वक्फ एक्ट के सेक्शन 4, 5 और 6 में एक सर्वे किया जाता है हर 10 साल में, और उस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करती है। सेक्शन 8 में जो डायरेक्ट आर्टिकल 27 का वायलेशन है, आर्टिकल 27 का मर्डर है, किसी भी हिंदू समाज की संपत्ति के लिए ना कोई सर्वे किया जाता है, ना उसका खर्चा कोई सरकार वहन करती है। पर वह बोर्ड की संपत्ति के लिए कि वो कितनी बढ़ी, और उसका गजट नोटिफिकेशन किया जाता है सेक्शन 4, 5 और 6 में, और उसका खर्चा राज्य सरकार वहन करती है। और कहीं आप गजट नोटिफिकेशन में अपनी बात रखने से छूट गए और 1 साल तक आप वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं गए, तो वो ऑर्डर भी फाइनल है सेक्शन 4, 5 और 6 का। तो मैं इस विडंबना को नहीं समझ पाया
कि ये किस तरह का कानून है जिसमें हमें टोटली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। और यहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं खत्म होता है। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 जो वक्फ बोर्ड को अधिकार देता है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। और अगर ट्रस्ट और सोसाइटी की संपत्ति है तो आपको पता है क्या कानून है सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 में, कि ट्रस्ट और सोसाइटी को जिसकी संपत्ति घोषित की जाएगी वक्फ संपत्ति, उसको बताया भी नहीं जाएगा। जहां ट्रस्ट और सोसाइटी रजिस्टर्ड है उनको कम्युनिकेशन दिया जाएगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आई एम अ सोसाइटी और मेरी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित होती है तो मेरे पास ऑर्डर का नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, वो जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट या रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के यहां, जहां पे हजारों नोटिफिकेशन फेंके पड़े रहते हैं। और जब यह मुद्दा उठा रहे थे लोगों को उसको क्लियरिटी नहीं आ रही थी। आज हमें तमिलनाडु की घटना दिख रही है जहां पे इस्लाम से आने का पहले का भी मंदिर वक्फ संपत्ति घोषित हो चुका है। सूरत में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी है। इलाहाबाद में जहां पे चंद्रशेखर जी ने अपनी शहादत दी थी उस पूरे पार्क को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया वक्फ एक्ट 1995 आने से पहले। और ताजमहल के लिए हम लोग क्लेम करते हैं तो हमें दीवाना पागल बोला जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, ताजमहल को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 2005 में वक्फ संपत्ति घोषित कर चुकी है। और इस समय एएसआई जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील में है और सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड से पूछ रही है जरा शाहजहां का वो वक्फ का नामा दिखा दीजिए कि इसको कब वक्फ किया है। 2018 के बाद आज तक वो केस नहीं लगा। तो वक्फ ने तो हद कर दी। और हम और आप इस समय मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि इस समय बहुत जरूरत है हमें आपको संगठित होने की। अगर आज मेरे किसी बहन भाई की यहां पे जो बैठा हुआ है उसकी संपत्ति को कब्जा कर लिया जाए तो आपके लिए क्या नियम है? जाइए सिविल कोर्ट में लंबी लीगल लड़ाई लड़िए। पर वक्फ बोर्ड के लिए ऐसा सिस्टम नहीं है। सेक्शन 53-54 में अगर वक्फ की संपत्ति को इंक्रोच किया जाता है तो वक्फ बोर्ड को अधिकार दिए गए हैं कि वो डीएम एसएसपी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है कि इंक्रोचमेंट हटा के हमको रिपोर्ट करिए। क्या ऐसा कोई भी अधिकार किसी पुरोहित, शंकराचार्य महंत या किसी भी हिंदू मंदिर के लिए हिंदू समाज के लोगों को दिया गया है? ये मेरा सवाल है। और ये सवाल मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं, राष्ट्रीय चैनल पे भी पूछा, आज तक मुझे कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिखा पाया। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड में सेक्शन 83 में वक्फ ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है 83 और 85 में, और सिविल कोर्ट के राइट्स को बहाल किया गया है कि लोग सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। आपके ज्ञान व्यापी के केस में भी अंजुमन इंतजामिया ने यह ऑब्जेक्शन उठाया कि इसको हम वक्फ संपत्ति घोषित कर चुके हैं, इसलिए सिविल कोर्ट में केस नहीं चलना चाहिए, ये वक्फ ट्राइब्यूनल में चलना चाहिए। वो अलग बात है, हमने उसको काउंटर आर्गुमेंट किया और उसको हम जीते। पर बहुत से लोग इस वक्फ के जाल में फंस जाएंगे। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड को पैरेलल गवर्नमेंट का दर्जा दिया गया है। जो सीपीसी की धारा 80 है कि अगर आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ केस फाइल करना था, जो ब्रिटिश कानून है सेक्शन 80 कि 2 महीने की आपको नोटिस देनी है केंद्र सरकार राज्य सरकार को, सेम पावर वक्फ बोर्ड को दी गई है सेक्शन 89 में। मतलब अगर आपके वक्फ के खिलाफ केस फाइल करना है तो आपको 2 महीने पहले उनको बताना पड़ेगा कि भाई साहब हम आपके खिलाफ केस फाइल करना चाहते हैं, जस्ट लाइक पैरेलल गवर्नमेंट। साथ ही साथ यहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेशन की हद देखिए सेक्शन 101, किसी भी पुजारी, पुरोहित, शंकराचार्य महंत, पीठाधीश्वर को आज तक पब्लिक सर्वेंट का दर्जा नहीं दिया गया। पर वक्फ बोर्ड के जितने मुतवल्ली हैं, उसके जितने वक्फ डीड में जितने लोगों का नाम लिखा हुआ है, उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया। मतलब अगर आपने उनको टच भी कर लिया तो आईपीसी के तहत वो ऑफेंस है। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड का सेक्शन 107 हमारे लिए प्रोविजन ये है कि अगर आपके कोई राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं तो एक समय सीमा के अंदर आपको कोर्ट जाना है, लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत। और हिंदू देवता के लिए भी ये राइट्स लागू होते हैं। ये जो बात है कि आपको एक समय सीमा के अंदर कोर्ट आना है, ये हिंदू देवता पे भी लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में ये होल्ड कर दिया है 2020 एससीसी पेज 1 में। मैं ये पूछना चाहता हूं, वक्फ एक्ट 1995 में वक्फ को कोई लिमिटेशन नहीं है। वक्फ जब चाहे कोर्ट आ सकता है और ये बोल सकता है और जब चाहे डिक्लेयर कर सकता है कि ये संपत्ति वक्फ संपत्ति, उन्होंने ऐसा किया भी है, इसके उदाहरण हमारे सामने। तो वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 107 लिमिटेशन को एग्जेम्प्ट करता है। और साथ ही साथ आखिरी सेक्शन आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि हम सब अश्वनी भाई को यहां सुनने के लिए ललाहित हैं। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 108 इस समय पूरा पंजाब, हरियाणा और देश के अलग अलग राज्य के सामने बहुत ज्वलंत मुद्दा है। जब बंटवारा हुआ था तो जो हिंदू समाज के लोग पाकिस्तान से भारत आए और जो यहां से मुस्लिम समाज के लोग यहां से पाकिस्तान गए, तो एक अंडरस्टैंडिंग यही थी, कॉम्प्रोमाइज यही था,
नेहरू लियाकत समझौता यही था कि भाई जो लोग वहां से विस्थापित होकर यहां आएंगे उनको यहां पे प्रॉपर्टी में हक दिया जाएगा, और जो हिंदू भाई मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी में स्थापित थे और उनको ये यकीन था कि आगे आने वाले समय में केंद्र सरकार वो संपत्ति उनको देगी, उनको मालिक घोषित करेगी, क्योंकि वहां पे वो अपना घर छोड़ के आए हैं। वक्फ एक्ट सेक्शन 108 राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1984 में वो सारी संपत्ति जो हिंदू समाज के लोगों को मिलनी थी वक्फ बोर्ड को दे दी। इसका परिणाम यह हुआ है कि जो लोग आज मालिक बनने वाले थे आज वो रेंट दे रहे हैं और भारी रेंट वसूल किया जा रहा है। पहले वो रेंट 300 रुपए, 400 रुपए, 1000 रुपए होता था तो लोगों ने उतना ख्याल नहीं किया। आज 1 लाख रुपए, 60,000 रुपए, 90 लाख रुपए, 90,000 रुपए ऐसे रेंट मांगे जा रहे हैं, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि हिंदू समाज के लोग उस प्रॉपर्टी को खाली करके जाने में मजबूर हो रहे हैं। इसके लिए मेरी पीआई सेक्शन 108 को चैलेंज करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में और अलग अलग राज्यों में पेंडिंग है। पर पीआई तो एक चीज है, पर आपको अवेयर कराना, आपके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको अवेयर कराना बहुत जरूरी है। सेक्शन 66H फॉर हिमाचल प्रदेश पहले वक्फ एक्ट 1954 में इंट्रोड्यूस किया राजीव गांधी गवर्नमेंट ने, और ये सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दी गई जो एक धर्म विशेष का है। तो मेरा सवाल है कि जो लोग विस्थापित होकर आए थे, जो ये उम्मीद कर रहे थे कि ये संपत्ति हमें मिलनी चाहिए, आज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जिसकी कस्टोडियन केंद्र सरकार थी, आज राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1984 में वो सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दी। ये किस तरह का कानून हमने बनाया है? और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि वक्फ एक्ट 1995 के खिलाफ इस समय 200 पीआईएल अलग अलग राज्यों में पेंडिंग है, जिसमें अश्वनी भाई की पीआईएल है। इन्होंने इसमें काफी इनिशिएटिव लिया है, पर साथ ही साथ पीआईएल के साथ जरूरत यह है कि हमें आपको संगठित होकर वक्फ एक्ट 1995 के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। मैं दोबारा हृदय की गहराइयों से ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अवसर दिया। नमस्कार प्रणाम।